हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेरेब्रल हाइट्स। माई सेल्फ शादाब अहमद मंसूरी। और हमने इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स के लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू चार्ज हमारा हो चुका है। अगर आपने अभी तक के वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ चार्जेस की, उसके बाद में हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की, उसके बाद में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, और इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ चार्जेस की। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो चार्जेस जो है बेसिकली दो तरह का हमारे पास में, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। चार्जेस दो तरह के हमारे पास में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखो ये किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। अगर दोनों चार्जेस अनलाइक हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कैसे हैं? दोनों अनलाइक हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। तो अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, लाइक चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्जेस, तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरह का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो देखो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण कोई ना कोई यहाँ पर फोर्स होगा। ठीक है, इसी फोर्स को कूलॉम नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया, तो उसी फोर्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं और हेडिंग लगा लेते हैं आगे बढ़ते हुए, कूलॉम्स लॉ या इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस या इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ या इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलो समझते हैं इस चीज को कैसे। देखो अगर आपके पास में दो चार्जेस है, ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस है, एक का नाम Q1 एक का नाम Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, सेपरेशन जो है वो R है। दोनों के दोनों कैसे चार्जेस है? पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच का सेपरेशन R है। अच्छा, या तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या इन दोनों का अट्रैक्शन और रिपल्शन कहीं ना कहीं इन चार्जेस की वैल्यू पर डिपेंड करता है? सोचो कैसे। देखो अगर मैंने कह दिया कि पहले चार्ज की वैल्यू 5 कूलॉम्स है और सेकंड वाले चार्ज की वैल्यू भी 5 कूलॉम्स है, ठीक है, अगर मैं इसको 5 की जगह पर 15 कर दूं, ठीक है, 5 से 15 कर दिया, तो जितनी इंटेंसिटी से पहले ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा था, अब उससे ज्यादा इंटेंसिटी से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको 5 ही रहना तो इसको 15 कर दूं, तो ये जितनी इंटेंसिटी से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा था, अब उससे ज्यादा इंटेंसिटी से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको कम कर दूं तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब फोर्स कम हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों के बीच का फोर्स कहीं ना कहीं इन दोनों चार्जेस की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों चार्जेस की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस की। अगर मैं इन दोनों चार्जेस को थोड़ा और दूर रख दूं, थोड़ा और दूर रख दूंगा, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच का फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। और किस तरह से कर रहा है उसका कूलॉम ने ये बताया कि ये जो है ना, इन दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस की वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू, यहां कांस्टेंट हमने कह दिया कि K आया। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और ये K जो है ना, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ये प्रॉपर्टी है मीडियम की। ठीक है, ये क्या है भाई? प्रॉपर्टी
ऑफ मीडियम। अच्छा समझते हैं कैसे, अलग अलग मीडियम में k की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। अच्छा तो इस k की वैल्यू होगी क्या एक्चुअल में, तो हम देखो इस k की वैल्यू आपको बताते हैं k की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा f इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू लिखी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन m जो है, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन m ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हमने कहा था कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो k जो है वो एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि देखो 4 पाई तो एक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन m जो है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन m जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अगर आपके पास मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा, अगर आपके पास क्या है, मीडियम जो है वो वैक्यूम है या फ्री स्पेस है या एयर है, ठीक है, तो इसके लिए हम एप्सिलॉन m को एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट जो है ये होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस, या फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा इस परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमको याद करना है। वो वैल्यू है 8.856 इंटू 10 की पावर -12। अच्छा अब इसकी यूनिट की बात करें, देखो अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि एप्सिलॉन की यूनिट निकालना है तो इसको हम इधर ले जाते हैं और फोर्स को इधर अपॉन में ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो दो चार्जेस का प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब क्या यूनिट, चार्जेस की यूनिट कूलॉम, तो कूलॉम का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स आ गया डिवाइड में, मतलब न्यूटन आ गया डिवाइड में, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन r, मतलब डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट याद करना भी बहुत आसान, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या हो रहा है भाई, चार्ज का स्क्वायर है, देखो चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। देखो चार्ज को लिख सकते हैं हम करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, तो करंट इनटू टाइम का पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स को तो हम फोर्स ही लिखते हैं, ठीक है, फोर्स का हमको फॉर्मूला याद है डायरेक्ट, और डिस्टेंस को हम डिस्टेंस से लिखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ही लिखते हैं। अच्छा करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है a, टाइम का होता है t, तो देखो दोनों का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l t की पावर -2, और डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं l का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर था सर, यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है, तो l का स्क्वायर। तो देखो 2 और 1 3 हो जाएंगे, ठीक। फिर से हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, ठीक है। इस एप्सिलॉन m की वैल्यू हमने मीडियम के लिए देखी, वैक्यूम के लिए 8.856 इंटू 10 की पावर 12 है, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रखूंगा तो ये जो क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये क्वांटिटी जो है ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, और हम इस जब वैल्यू को सॉल्व करते हैं, जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10 की पावर 9 q1 q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स की यूनिट चूंकि न्यूटन होती है इसलिए न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद
बाद में हम आपको बताते हैं क्या करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको इस कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना हो तो स्टेटमेंट लिखना मेरे ख्याल से बहुत आसान है। देखो हम देख सकते हैं कि F is directly proportional to product of Q1 and Q2 and F is inversely proportional to square of distance between the charges। ठीक है, तो जब आप स्टेटमेंट लिखोगे तो इसका स्टेटमेंट कुछ यूं लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of both the charges and inversely proportional to square of distance between them। चलो समझाते हैं, एक बार फिर से लिख के बता देते हैं हम आपको। देखो ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R। हम कह रहे थे F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। मतलब हम कह रहे थे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 point चार्जेस, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 point charges, 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of both charges। देखो एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा जो है रिलेशन बताना है आपको इस डिस्टेंस के साथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between them। The electrostatic force of attraction or repulsion between the 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of both the charges and inversely proportional to square of distance between them। ये होता है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद में जो हमने लिखा था F is directly proportional to Q1 Q2, F is inversely proportional to 1 upon R square, that means F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। यहाँ से F is directly proportional to F is equals to K Q1 Q2 divided by R का स्क्वायर, फिर K की वैल्यू बता देना और यहाँ पर आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह का। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो ये कूलॉम्स लॉ के सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की। अगर आपको फोर्स के डायरेक्शन की बात करना हो तो, क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को खींचेंगे, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन हुआ तो दोनों एक दूसरे को धकाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, चलो समझते हैं ये क्या है। देखो अगर दो लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है। ठीक है, दोनों अगर प्लस है या फिर दोनों माइनस है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मान लो कि ये फर्स्ट चार्ज है या सेकंड चार्ज है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले चार्ज पर सेकंड वाला फोर्स इधर की तरफ लगाएगा ना, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड वो इस डायरेक्शन में लेफ्ट। और अगर हम बात करें सेकंड वाले चार्ज पर फोर्स की, तो सेकंड वाले चार्ज पर फर्स्ट वाला चार्ज जो है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, राइट साइड। ठीक है ना, तो देखो फोर्स जो है इसका डायरेक्शन है, पहले वाले चार्ज पर जो है वो लेफ्ट साइड में और सेकंड वाले चार्ज पर जो है वो राइट साइड में। ठीक है, अगर हम देखें दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव
एक नेगेटिव। तो अब देखो क्या होगा कि इस पॉजिटिव को यह नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड वो राइट साइड है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर हम बात करें फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, तो वो जो है वो लेफ्ट में, ठीक है। तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर K तो स्केलर चीज हो गई, Q1 और Q2 भी स्केलर है, तो वेक्टर सिर्फ पोजीशन बताएगी, ठीक है ना। वेक्टर सिर्फ आपको पोजीशन बताएगी, मतलब डायरेक्शन आप वेक्टर चीज से ही लोगे, ठीक है। तो अगर हमको इसके अंदर वेक्टर ऐड करना है, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, जिसको हमने कह दिया एन कैप है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहां पर अगर हम देखें कि वेक्टर क्या है, तो वेक्टर को समझते हैं यहां पर इस फॉर्मूले, इस लॉ में, कूलॉम्स लॉ में वेक्टर क्या है, ठीक है। देखो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये ओरिजिन है, और यहां पर चार्ज Q1 है और यहां पर चार्ज Q2 है, ठीक है। चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। अब ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो बिल्कुल इनके सेंटर से लगेगा ना, सेंट्रल फोर्स क्योंकि है, तो या तो इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा। अट्रैक्शन का हुआ तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, और रिपल्शन का हुआ तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं आर वेक्टर की, ठीक है। देखो R1 और R2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मैं कह दूं कि R है, ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो R12 जो है वो होता है R1 माइनस R2। चलो मैं यहां पर इसको अच्छे से लिख देता हूं, यहां पर, ठीक, समझाता हूं। देखो ये Q1 है, ये Q2 है, अगर फोर्स जो है वो रिपल्शन का है, मतलब इधर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, R12 को आप लिख सकते हो R1 माइनस R2, ठीक है, हमेशा, और R21 को आप लिख सकते हो R2 माइनस R1, ठीक है, हमेशा। और इनका मैग्नीट्यूड जो है हमेशा R के इक्वल होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड तो हमेशा R होगा, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, कुछ नहीं है। और अगर मैं वेक्टर R21 की बात करूं उसके मैग्नीट्यूड की, तो उसका मैग्नीट्यूड R ही होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को हम R लिख देंगे और वेक्टर में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, वेक्टर में हम इस तरह से लिख देंगे R12 और R21, ठीक है। अब समझते हैं क्या करना है, ठीक है। देखो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पर रिपल्शन के लगा रहे हैं, ठीक है। ये वाला फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड कैसा है? रिपल्शन का, और किस तरफ है? लेफ्ट साइड में। तो देखो R12 इधर की तरफ है, R21 इधर की तरफ है, R21 इधर की तरफ है ना, रिपल्शन R2 माइनस R1, R21 इधर की तरफ है और R12 इधर की तरफ है। तो कौन सा वेक्टर लोगे आप? R21 लोगे ना, R21 लोगे, ठीक है। अगर मैं ये वाले फोर्स की बात करता F21 की, तो मैं कौन सा वेक्टर लेता? मैं वेक्टर लेता R12, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, मतलब जो डायरेक्शन फोर्स का है वही उसी डायरेक्शन का आप क्या लोगे? वेक्टर लोगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर लोगे। तो ये चीज समझ में आने के बाद में इसको सॉल्व करना बहुत आसान, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यहां पर यूनिट वेक्टर जो है एन कैप, यूनिट वेक्टर एन कैप, इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या होगा?
देखो F12 अगर दोनों चार्जेस जो है वो अनलाइक चार्जेस है, समझना, अगर दोनों चार्जेस अनलाइक हैं, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब वेक्टर कौन सा लोगे आप, R12, ठीक है। तो क्या लिख दोगे यहां पर, वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय R, इसका मैग्नीट्यूड R है, वेक्टर ये है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R की पावर 3 R12, ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्म। इसी तरह से आपको अगर कहा जाए फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, तो क्या लिख सकते हो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब, और यहां पर R21 वेक्टर, ठीक है। तो बहुत आसान, पर ये कब का केस था, जब अट्रैक्शन का हो, अट्रैक्शन का होता वैसा लिखोगे ना। अगर रिपल्शन का केस होता तो यहां पर R21 आ जाता और यहां पर R12 आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर रिपल्शन होता, देखो अगर रिपल्शन होता तो इधर की तरफ फोर्स लगता, ठीक है। तो F12 में फिर आप क्या लेते हैं, R21 लेते हैं ना, R21 का डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर R21 लेते हैं और यहां पर R12 लेते हैं, क्योंकि इसका फोर्स इधर की तरफ है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है समझने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। देखो बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास में सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा चार्जेस है, 3 4 5 6 या उससे भी ज्यादा, ठीक है, 3 4 5 6 या उससे भी ज्यादा, दो से ज्यादा चार्जेस है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिस्टम बना लेता हूँ चार्जेस का, Q1 Q2, यहाँ पर Q3 Q4, बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है, Q5, यहाँ पर एक चार्ज है Qn, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो R12 R1n, यहाँ पर R2n, सेपरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R2n, सिमिलरली इनके बीच का सेपरेशन R3n, इस तरह से, ठीक है, ये सेपरेशन है सबका अलग अलग। तो इस चार्ज पर जो बीच में है nth चार्ज, ठीक है, nth चार्ज, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना है, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना है, तो F नेट ऑन nth चार्ज, वो होगा वेक्टर सम इन सभी फोर्सेस का, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू थर्ड प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू फोर्थ, और इस तरह से ये सीरीज में जितने भी चार्जेस होंगे सबके सब ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, net force acting on a charge, net force acting on a charge is equal to sum of individual forces acting on it। फिर से मैं लिख देता हूं, resultant force या net force, resultant force acting on any charge is equal to vector sum of all individual, अच्छा यहां पर जिस फोर्स की बात हो रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। इसके ऊपर लगने वाले जितने भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है उन सभी के सम को हम कहेंगे उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितनी होती है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आपने हमारा चैनल अभी तक के अगर
सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई सजेशन हो तो हमें सजेशन भी दें ताकि हम इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।